नमस्कार। वीडियो शुरू होने से पहले सभी छात्र छात्राओं का, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जो छात्र छात्राएं जो हैं लगातार वीडियो देख रही हैं, उन्हें पता है कि हम लोग भारतीय आर्य भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन आर्य भाषा को लेकर। मध्यकालीन आर्य भाषा जो कि भगवान बुद्ध के जन्म यानी कि 500 ईस्वी पूर्व के आसपास की जो भाषा है, तो इस समय तक भारतीय आर्य भाषा अपने विकास काल के मध्यकाल में पहुंच चुकी थी। ईसा पूर्व 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का काल उत्तरापथ में यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों के प्रचार प्रसार तथा जनपदों के निर्माण का काल था। इस समय तक उत्तर पश्चिम में गांधार प्रदेश से लेकर पूर्व में विदेह यानी कि उत्तर बिहार जिसको हम कह सकते हैं, मध्य में मगध, दक्षिण बिहार हो गया, में आर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और अनार्य जातियों में आर्य भाषा भी प्रतिष्ठित हो चुकी थी। लेकिन अनार्य जातियों के मुख से आर्य भाषा का जो प्राचीन रूप था वो सुरक्षित न रह सका। वो कहीं ना कहीं विकृत हो गया, वो लगातार बिगड़ता चला गया और ये एक तरह से स्वाभाविक भी था क्योंकि अनार्य जातियों के लिए आर्य भाषा एकदम नई थी। अतः इस ग्रहण करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्य जिस भाषा को सरलता से बोलते थे उसकी कुछ ध्वनियों के उच्चारण में अनार्यों को कठिनाई होती थी। अतः इसके बीच आर्य भाषा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित होता चला गया और भाषा के इसी परिवर्तित रूप का जो अध्ययन है हम मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में करते हैं। एक तरह से जो मध्यकालीन आर्य भाषा हमारे सामने आती है वो एक तरह से इसी प्रकार से आती है। संस्कृत से बिगड़ता हुआ ये रूप जो है पाली के नाम से अभिहित होता है। जो मध्यकालीन आर्य भाषा जो नाम है, ये इसकी जो समय सीमा है ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक की है, यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। और इसके विवेचन की सुविधा से यानी कि इसके अध्ययन की सुविधा से हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जिसमें पाली की समय सीमा जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है, प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश जो है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पाली की। पाली भाषा के अध्ययन की सामग्री हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। वास्तव में जो पाली शब्द है आरंभ में ये किसी भाषा का द्योतक नहीं था। पाली का अर्थ होता था मूल पाठ या बुद्ध वचन। आरंभ में अट्टकथाएं यानी कि जो त्रिपिटक हुआ करते थे, त्रिपिटकों की व्याख्यात्मक रूप से अर्धकथाएं लिखी जाती थी। तो इन अर्धकथाओं, इन अट्टकथाओं से मूल पाठ यानी या फिर बुद्ध वचन की भिन्नता प्रकट करने के लिए पाली शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो शुरुआत में पाली जो है अट्टकथाओं और बुद्ध वचन या मूल पाठ की भिन्नता के लिए प्रयोग किया जाता था। हालांकि पाली शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के समस्त विद्वानों में मतभेद है। पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य जो हैं, इन्होंने पाली शब्द की व्याख्या संस्कृत के पंक्ति शब्द से की है। इनके अनुसार पहले पंक्ति से पंक्ति हुआ होगा, फिर पत्ती हुआ होगा, फिर पट्टी हुआ होगा, फिर पल्ली हुआ होगा, फिर पाली हुआ। तो इस तरह से पंक्ति से किस तरह से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ये इन्होंने बताया है। इसके अतिरिक्त मैक्स वेल्सर ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी है और भिक्षु जगदीश कश्यप हैं, इन्होंने पाली महाव्याकरण में पाली शब्द की व्युत्पत्ति परियाम से मानी है। इनका कहना है कि परियाम शब्द से फिर परिचय हुआ होगा,
परिचाई से फिर पलियाई हुआ होगा, पलियाई से फिर पालिया हुआ होगा और पालिया से फिर पाली की निष्पत्ति हुई होगी। तो इस प्रकार आज हम जिसे पाली भाषा कहते हैं उसका प्रारंभिक नाम नहीं था, पाली उसका प्रारंभिक नाम नहीं था। भाषा विशेष के अर्थ में पाली शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत नवीन है। कम से कम ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तो ये नाम जो है भाषा के अर्थ में प्रयोग नहीं होता था। पाली शब्द का जो पहला व्यापक प्रयोग हमें देखने को मिलता है वो बुद्ध घोष है, जो कि बौद्ध धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उनमें इनका महत्वपूर्ण नाम है। तो बुद्ध घोष 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की जो अट्ट कथाएँ थी, उन अट्ट कथाओं में उनके विशुद्ध भाग में मिलता है, उन अट्ट कथाओं में ये नाम मिलता है। आचार्य बुद्ध घोष के कुछ ही समय पूर्व लंका में लिखे गए दीपवंश ग्रंथ में जिसका कि समय जो है 4वीं शताब्दी के आसपास रहा होगा, पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन के अर्थ में इसका प्रयोग हमें मिलता है। आचार्य बुद्ध घोष के बाद भी सिंहल देश में पाली शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में होता रहा, यानी कि कभी बुद्ध वचन के लिए और कभी मूल पाठ को अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता रहा। पाली शब्द का प्राचीनतम रूप हमें पर्याय शब्द में मिलता है, यानी कि पर्याय शब्द त्रिपिटक में अनेक बार आया है। तो हो सकता है पर्याय या पर्याम, इनसे क्या है पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई होगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिस समय संस्कृत नगरों की भाषा थी उस समय जो पाली थी वो गाँवों की भाषा थी। और इसके अतिरिक्त जॉर्ज ग्रियर्सन जो है पाली को मागधी एवं पैसाची की कुछ विशेषताएं देखकर यह निष्कर्ष निकाला है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कि पाली मूलतः मगध की भाषा थी। तो अलग अलग विद्वानों के मत है पाली को लेकर के। ऐसे ही एक प्रोफेसर रीश डेविड्स हैं जिन्होंने पाली के संदर्भ में काम किया है और ये पाली को कौशल की बोली स्वीकार करते हैं। और एक मत डॉक्टर तिवारी का भी बहुत प्रसिद्ध है। उनका मानना है, वो कहते हैं वस्तुतः अपने मूल रूप में पाली मध्य देश की भाषा थी। वैसे उस समय यह पूरे भारत में एक अंतर प्रांतीय भाषा जैसी थी। वो कहते हैं कि पाली क्या थी, मध्य देश की भाषा थी और वैसे उस समय पूरे भारत में एक अंतर प्रांतीय भाषा जैसी थी। इस कारण उसमें अनेक प्रादेशिक बोलियां विशेषतः बुद्ध की अपनी भाषा होने से मागधी के कुछ तत्व मिल गए थे। तो अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मत जो है पाली को लेकर के हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि जो अशोक के अभिलेखों में जिस पाली का अध्ययन हमें मिलता है, जिस पाली के विषय में हमें जानकारी मिलती है, उन शिलालेखों पर पाली भाषा लिखने का सम्राट अशोक का एक ही उद्देश्य था कि इससे संपूर्ण जनता को आदेश दे सके तथा विस्तृत रूप से धर्म की सूचना जनता के बीच पहुंचा सके। तो ये तो रहा कि पाली भाषा का समय क्या था, इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई होगी और कैसे इसका प्रयोग भाषा के अर्थ में किया जाने लगा। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात हमने की और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पाली भाषा में कौन सा साहित्य रचा गया, कौन से साहित्य की रचना हुई और पाली की क्या क्या विशेषताएं थी और कैसे ये लौकिक संस्कृत से भिन्न भाषा है। इन सब पर अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप लोग इसे समझिए, इसे देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स में पूछिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।